क्लास। हम लोग पढ़ रहे थे विलेन। विलेन में हमने पढ़ा था अब तक विलेन के प्रकार, विलेन कितने प्रकार से होता बनाया जाता है, विलेन के घटक कौन कौन से हैं। उसके बाद हमने पढ़ा था विलेन की सांद्रता। ठीक, विलेन की सांद्रता जो है उसको व्यक्त करने की कौन कौन सी विधियां हैं। तो विलेन की सांद्रता की विधियों में हमने पहली विधि पढ़ी थी द्रव्यमान प्रतिशत। ठीक, उसके बाद दूसरा आता है, दूसरी विधि जो है आयतन प्रतिशत। आयतन प्रतिशत क्या है? तो आयतन प्रतिशत का यहां पे मतलब ये होता है कि 100 इकाई आयतन, 100 इकाई आयतन विलेन में उपस्थित, 100 इकाई आयतन विलेन में उपस्थित विलेय के इकाई आयतनों की संख्या, विलेय के इकाई आयतनों की संख्या को आयतन प्रतिशत कहते हैं। 100 इकाई आयतन में विलेन, 100 इकाई आयतन जो विलेन है उसमें उपस्थित विलेय के इकाई आयतन की जो संख्या है उसे आयतन प्रतिशत कहते हैं। ठीक, तो आयतन प्रतिशत बराबर होता क्या है? आयतन प्रतिशत बराबर होता है विलेय का आयतन, विलेय का आयतन बटे विलेन का आयतन, विलेन का आयतन और इंटू 100। ठीक, प्रतिशत निकालते हैं तो 100 से मल्टीप्लाई। तो इसको अगर फार्मूले के रूप में लिखना चाहें तो हम क्या लिखेंगे? विलेय कम मात्रा में होता है इसको स्मॉल वी से लिखेंगे, विलेन ज्यादा मात्रा में होता है कैपिटल वी से लिखेंगे इंटू 100। ठीक, इसके बाद आता है द्रव्यमान आयतन प्रतिशत। तीसरा पॉइंट आता है हमारा द्रव्यमान आयतन प्रतिशत। देखो ये वाला फार्मूला जब हम अप्लाई करते हैं, जब विलेय और विलेन, जो विलेय हो दोनों लिक्विड में हो, ठीक, ठोस अवस्था में। अब द्रव्यमान आयतन प्रतिशत क्या होता है? इसमें होता है कि 100 इकाई आयतन विलेन में घुले, 100 इकाई आयतन विलेन में घुले हुए विलेय के इकाई द्रव्यमानों की जो संख्या है, इकाई द्रव्यमानों की संख्या को द्रव्यमान आयतन प्रतिशत कहते हैं। तो इसके लिए फार्मूला क्या होगा? द्रव्यमान आयतन विलेय का द्रव्यमान, विलेय का द्रव्यमान बटे विलेन का आयतन, आयतन और इंटू 100। इसमें होगा क्या? जो विलेय हमारा वो सॉलिड होगा, ठोस होगा, इसलिए उसका द्रव्यमान लिया गया। यहां विलेन का आयतन, तो इसके लिए क्या फार्मूला बन जाएगा? विलेय का द्रव्यमान है तो स्मॉल w से लिखेंगे, विलेन का आयतन है तो कैपिटल V इंटू 100। इस फार्मूले को हम अप्लाई करेंगे। तो ये था आयतन प्रतिशत, द्रव्यमान आयतन प्रतिशत। इसके बाद तीसरा आता है ग्राम प्रति लीटर। ग्राम प्रति लीटर किसे कहते हैं? तो इसके बाद अगला पॉइंट आता है ग्राम प्रति लीटर। बेसिकली ग्राम प्रति लीटर का मतलब होता है कि विलेन के 1 लीटर आयतन में उपस्थित विलेय पदार्थ की ग्रामों में मात्रा, विलेन के 1 लीटर आयतन में उपस्थित विलेय पदार्थ की ग्रामों में मात्रा ग्राम प्रति लीटर में विलेन की सांद्रता कहलाती है। जैसे लिखा हो 5 ग्राम प्रति लीटर, तो कहने का अर्थ यहां पे यह है कि विलेन के 1 लीटर में 5 ग्राम विलेय घुला है। मान लो लिखा हो 5 ग्राम प्रति लीटर NaCl। ठीक, तो इसका क्या अर्थ होगा? NaCl विलेन है तो इसका क्या अर्थ होगा? इसका यहां पे अर्थ होगा ग्राम, इसका यहां पे अर्थ होगा कि
NaCl जो है 1 लीटर में 5 ग्राम है, ये ठीक। 1 लीटर में जो विलेन है उसके 1 लीटर में 5 ग्राम NaCl उपस्थित है। बात समझ में ये है। इसके बाद पांचवा पॉइंट जो आता है मोल अंश अथवा मोल प्रभाज आता है। तो मोल प्रभाज का मतलब है कि एक विलेन में किसी घटक विशेष का मोल प्रभाज उस घटक के मोलों की संख्या तथा विलेन में उपस्थित सभी घटकों के कुल ग्रामों की या कुल मोलों की संख्या के अनुपात के बराबर होता है। एक बार फिर रिपीट करते हैं। एक विलेन में किसी घटक विशेष का मोल प्रभाज उस घटक के मोलों की संख्या तथा विलेन में उपस्थित सभी घटकों के कुल मोलों की संख्या के अनुपात के बराबर होता है। एक दूसरी भाषा में कहना चाहिए इसे अगर, तो विलेन में विलेय या विलायक के ग्राम अणुओं की संख्या, विलेन में विलेय या विलायक के ग्राम अणुओं की संख्या और विलेन में उपस्थित कुल ग्राम अणुओं की संख्या के अनुपात को मोल प्रभाज कहते हैं। ठीक, माना कोई विलेय है, विलेय क्या है? स्मॉल एन है। विलायक क्या है? कैपिटल एन मान लो। ठीक, तो विलेन क्या होगा? विलेन क्या होगा? स्मॉल एन प्लस कैपिटल एन। अब अगर हम पूछे कि विलेय का मोल प्रभाज बताओ, तो विलेय का मोल प्रभाज क्या होगा? तो विलेय का मोल प्रभाज होगा क्या? विलेय और बटे विलेय, ये होगा। ठीक, अगर हम कहें विलायक का मोल प्रभाज बताओ, तो क्या कहोगे? विलायक का मोल प्रभाज, विलायक का मोल प्रभाज। तो इसमें क्या होगा? विलायक की क्या है? कैपिटल एन है, और विलेन क्या है? स्मॉल एन प्लस कैपिटल एन, ये होता है। ठीक, यहां पर एन बराबर क्या है? विलेय का भार और बटे अणु भार। ठीक, चाहे कैपिटल एन हो चाहे स्मॉल एन, दोनों का क्या होगा? भार बटे, मतलब विलेय हो या विलायक हो, उसी का भार उसी के अणुभार को डिवाइड कर दो, तो यहां से निकल आएगी एन। ठीक, अब बात कर लेते हैं कि अगर विलेय और विलायक के मोल प्रभाज को जोड़ दे तो क्या होगा? तो होगा क्या? ये विलेय है तो इसको मान लेते हैं x1, और ये विलायक है तो इसको मान लेते हैं x2। अगर इन दोनों के मोल प्रभाज को जोड़ा जाए तो क्या होगा? तो इसको जोड़ लेते x1 जब क्या लिखेंगे? n बटे स्मॉल एन प्लस कैपिटल एन, यहाँ पे वो कैपिटल एन बटे स्मॉल एन प्लस कैपिटल एन। तो यहाँ पे सेम है तो एक ही बार आ जाएगा n प्लस कैपिटल एन, ये जुड़ जाएगा n प्लस कैपिटल एन, तो इसको इससे कैंसिल कर देंगे तो कितना आ जाएगा? a। मतलब अगर हम विलेय का मोल प्रभाज और विलायक का मोल प्रभाज दोनों को ऐड करें
तो उसका मान आएगा कितना, 1। बात समझ में? तो ये था हमारा मोलेंस और मोल प्रभाव। अब हम इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन देख लेते हैं। ठीक, तो क्वेश्चन क्या है, एक विलेन में द्रव्यमान के अनुसार 25% जल है तथा 25% एथिल अल्कोहल है, 50% एस्टिक अम्ल है। प्रत्येक घटक के मोल प्रभाज की गणना करनी है। तो मान लेते हैं विलेन जो हमारा है कुल 100 ग्राम है। ठीक, अब इसमें जल की मात्रा जो होगी 25 ग्राम होगी, एथिल अल्कोहल 25 ग्राम होगा और एस्टिक अम्ल 50 ग्राम। अब यहाँ पे हम देखते हैं जल के मोलों की संख्या कैसे निकालते हैं। सबसे पहले जल का हमें भार पता है, भार कितना है, 25 ग्राम है। अब जल का अणुभार निकालते हैं, तो जल का अणुभार निकालने के लिए क्या, हाइड्रोजन 2 है, 2 से हाइड्रोजन का 1 होता है, ऑक्सीजन 1 है, तो ऑक्सीजन का होता है कितना, 16, देखा जाए कितना हो जाएगा, 18। ठीक, और जल का भार कितना है, 25, तो 25/18, जिसको सॉल्व करेंगे तो आएगा कुछ 1.39। ये आ गया जल के मोलों की संख्या x1। अब हम दूसरा देखते हैं एथिल अल्कोहल के मोलों की संख्या। एथिल अल्कोहल के मोलों की संख्या। ठीक, तो एथिल अल्कोहल का भार निकालते हैं तो होता है कितना, C2H5OH। C2 मतलब 2 × 12 प्लस 5H है, 1 होता है H का, ये 16, इधर इसका 1, तो कितना होगा, 12 24, 5 29, 31, 10 40, 6 46, तो इसका होगा 46/25। भार बटे अणुभार मतलब 25/46, ये हो गया। भार इसका 25 है और अणुभार 46 है, जिसको सॉल्व करें कितना आएगा, x2 बराबर आएगा 46 को 25 से डिवाइड करें कितना आएगा, 0.54। ठीक, इसी तरह देखते हैं एस्टिक अम्ल का। एस्टिक अम्ल का अणुभार कितना होगा, CH3COOH, इसका होता है 12, इसका हो गया 3, इसका 12, इसका हो गया 16 दूनी 32 प्लस 1, तो इसका क्या, 12 3 15 और ये आएगा 15 45, 15 और 45 कितना हो गया, 7। तो एस्टिक अम्ल का तो एस्टिक अम्ल में मोलों की संख्या निकालनी है। एसिटिक अम्ल के मोलों की संख्या, मोलों की संख्या वही भार बटे अणुभार। अब भार कितना है, भार है 50 ग्राम और अणुभार कितना है, 60, तो इसका आएगा 0.83। ठीक, अब हम देखते हैं ये एस्टिक अम्ल का निकल आया। अब हम देखते हैं कि ये जो सबका सब में मोलों की संख्या है, अगर देखा जाए कुल मोलों की संख्या कितनी होगी, तो विलेन में कुल मोलों की संख्या, विलेन में कुल मोलों की संख्या, कुल मोलों की संख्या, तो इसके लिए क्या करेंगे, x1 प्लस x2 प्लस x3 सबको जोड़ लेंगे, तो कितना है 1.39 प्लस 0.54 और प्लस 0.83, नीचे कर लेते हैं, 1.39 प्लस 0.54 प्लस 0.83, इनका टोटल कितना आएगा, लगभग 2.76 आएगा। ये हमारे विलेन के मोलों की संख्या आ गई। अब हम बात कर लेते हैं जल के मोल प्रभाज की। जल का मोल प्रभाज क्या होगा, जल का मोल प्रभाज क्या होगा, x1 बटे x1 प्लस x2 प्लस x3, तो x1 का मान कितना आया है 1.39
और इन तीनों का जोड़ कितना है 2.76। तो इसको सॉल्व करेंगे तो लगभग कितना आएगा इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 0.50503। ये आ गया जल का मोल प्रभाज। अब हम देख लेते हैं जल के मोल प्रभाज के बाद बात करें एथिल अल्कोहल के मोल प्रभाज। एथिल अल्कोहल का मोल प्रभाज कितना होगा? एथिल अल्कोहल का मोल प्रभाज इसमें होगा x2 बटे x1 प्लस x2 प्लस x3। x2 हमारा कितना आया था? एथिल ग्रुप कितना है? 0.54 अपॉन 2.76। तो इसको सॉल्व करेंगे अगर हम तो हमारा आंसर आएगा 0.196। ये एथिल अल्कोहल का मोल प्रभाज है। अब हम इसी तरह निकालेंगे एसिटिक अम्ल का मोल प्रभाज। एसिटिक अम्ल का मोल प्रभाज। ठीक, तो एसिटिक अम्ल का कितना आया था? 0.83। इसका भी वही फार्मूला होगा x3 x1 प्लस x2 प्लस x3। आया था 0.83 बटे 2.76। तो इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा हमारा 0.301। ठीक, तो इस तरह से हमने सबके मोल प्रभाज की गणना कर ली। जल का मोल प्रभाज आया 0.503, इसका आया 0.196 और उसका आया एसिटिक अम्ल का आया 0.301। ठीक, ओके, मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है। इसके बाद तो बात कर रहे थे हम मोलर क्या इसके मोलर के क्या क्या मात्रक हैं, इन सब चीजों के बारे में। तो होता क्या है, अगर लिखा है कहीं मोलर तो एक मोलर का मतलब होता है 1 मोल प्रति लीटर। और कहीं लिखा है डेसी मोलर तो डेसी मोलर को m/10 लिखते हैं या 1/10 मोल प्रति लीटर। फिर लिखा हो सेंटीमोलर तो सेंटीमोलर का मतलब है m/100 या सेंटीमोलर लिखा हो एक, इसको मानते होता है जो है 1/100 मोल प्रति लीटर के बराबर। इसके बाद कहीं लिखा हो m/2 सेमी मोलर, m/2 लिखा हो या सेमी मोलर लिखा हो तो उसका मान होता है 1/2 मोल प्रति लीटर। तीसरा लास्ट पॉइंट है, कहीं लिखा हो 2m का मतलब होता है बाईमोलर या बाईमोल लिखा तो इसका मतलब 2 मोल प्रति लीटर। ये कुछ मोलर के बारे में सामान्य जानकारी थी। अब मोलर की जानकारी के बाद अगली विधि हमारी आती है मोलरता। अगली विधि हमारी जो आती है वो है मोलरता। मोलरता क्या होती है? तो मोलरता को लिखते हैं कैपिटल M से। ठीक, होता क्या है, मोलरता होती है 1 लीटर विलेन में घुले 1 लीटर विलेन में घुले किसी विलेय पदार्थ के ग्राम अणुओं की विलेय पदार्थ के ग्राम अणुओं की संख्या को उस विलयन की मोलरता कहते हैं। ठीक, तो मोलरता किसे कहते हैं कि 1 लीटर विलेन में, याद रखना, 1 लीटर विलेन में घुले किसी विलेय पदार्थ के ग्राम अणुओं की संख्या को उस विलयन की मोलरता कहते हैं। और तो मोलरता का सूत्र क्या होगा कि मोलरता बराबर होता है विलेय के मोलों की संख्या, विलेय के मोलों की संख्या बटे विलयन का आयतन। विलयन का
आयतन लीटर में, ये हो। तो इसका फॉर्मूला क्या होगा? सिंपली कैपिटल M बराबर स्मॉल n अपॉन v। ठीक, और n बराबर तुमको पता है n बराबर क्या होता है? W बटे m। यहां पे ये जो m है अणुभार है, तो इसमें अणुभार है तो हम क्या करते हैं, इसको थोड़ा m1 मान लेते हैं। ठीक, तो कंफ्यूजन नहीं रहेगा। तो m बराबर क्या आ जाएगा? W बटे m1v। अब v क्या है? आयतन लीटर में। अगर आयतन ml में दिया हो तो क्या होगा? कैपिटल M बराबर W इंटू 1000 बटे m1 इंटू v ml। ये हमारा फॉर्म, ये मोलरता का कंप्लीट फॉर्म। अब हम एक न्यूमेरिकल देख लेते हैं इसमें कि अगर कहीं लिखा हो उस विलेन की मोलरता ज्ञात करो। एक न्यूमेरिकल है, न्यूमेरिकल है उस विलेन की मोलरता ज्ञात करो, विलेन की मोलरता ज्ञात करो। उस विलेन की मोलरता ज्ञात करो जिसमें 5 ग्राम NaOH, 5 ग्राम NaOH 450 ml विलेन में घुला हुआ है, विलेन में घुला हुआ है। ठीक, ये क्वेश्चन है। तो इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे हम, वो देखते हैं। तो सबसे पहले हमको देखना है दिया क्या क्या है। तो W बराबर दिया है 5 ग्राम, यहां पे दिया। अब दिया है NaOH, तो इसका हमें द्रव्यमान अणुभार निकालना, तो NaOH का होगा NaOH, तो N का होगा 23, O का होगा 16, H का 1, मतलब कुल मिला के कितना होगा? 4। ठीक, V बराबर दिया है 450। निकालने क्या है? मोलरता। तो फार्मूला है कैपिटल M बराबर W इंटू 1000 बटे अणुभार इंटू VmL, ये सूत्र है। तो W का मान कितना दिया है? 5 ग्राम, ये दिया है 1000, एक इसका मान कितना आया है हमारा? NaOH का कितना आया? 40, ये कितना है? 450। देखिएगा इसको सॉल्व करके, तो 1 0 ये कटा, 1 0 ये कटा, 5 एकम 5, 5 9 45, 1 0 ये कटा, 2 0 कटे तो 2 0 इधर भी काट देते हैं। तो यहाँ कितना आया? 2 दूनी 4 और 2 पंचे 10। तो हमारा यहाँ पे आया M बराबर 5 और यहाँ आया कितना? 9 दूनी 18, ये आया। तो M बराबर कितना होगा? इसका अगर हम निकालें तो ये आए, लगेगा नहीं, भाग करेंगे, ये 18 भाग 5, यहाँ लगाएंगे 0 यहाँ होगा 50, 18 दूनी 36, बचे कितना? 14, 0 18 7 बार जाएगा, तो आया कितना? 0.27। ठीक, मोल प्रति लीटर, ये हमारा आंसर है। ठीक, तो इस तरह से आज हमने मोलरता तक बताया, मोलरता की न्यूमेरिकल बताया। नेक्स्ट टॉपिक हमारा होगा नॉर्मलता। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय क्लास।